कुमाऊं, उत्तराखंड की सबसे तेजी से उभरती रोजगार समाचार सेवा में आपका स्वागत है। सभी तरह की प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट rojgarforyou.com पर विजिट करते रहें। हम सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं। स्वागत है। आज हम सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी यानी CSU की एक हालिया अधिसूचना पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। नमस्ते। ये विज्ञापन संख्या 042025 है जो 24 अगस्त 2025 को जारी हुआ है और ये जुड़ा है अकादमिक सत्र 2025-26 के लिए गेस्ट फैकल्टी और मुख्यालय में कुछ और संविदा पदों की नियुक्ति से। जी हाँ, CSU जैसा कि हम जानते हैं संस्कृत अध्ययन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है जो संसद के एक्ट से बनाया गया है। बिल्कुल। और ये जो अधिसूचना है ना, ये हमें एक झलक देती है कि इस तरह के एक विशेष विश्वविद्यालय में आजकल कैसे अवसर बन रहे हैं, अकादमिक भी और प्रशासनिक भी। हाँ, और इसमें दिलचस्प बात यह है कि पारंपरिक शास्त्र विषयों के साथ साथ आधुनिक विषय भी हैं और कुछ काफी अलग तरह की प्रशासनिक भूमिकाएं भी। सही कहा। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है पदों की, बल्कि शायद ये भी दिखाता है कि यूनिवर्सिटी किस दिशा में सोच रही है, उनकी जरूरतें क्या हैं अभी। तो आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि भाई ये अवसर क्या हैं, योग्यताएं क्या चाहिए, शर्तें क्या हैं और जैसा आपने कहा ये सब CSU के बारे में क्या बताता है। तो कहाँ से शुरू करें? पहले एक ओवरव्यू ले लें कि कितने पद हैं और किस तरह के। हाँ बिल्कुल। अधिसूचना में अगर हम देखें तो कुल 36 पद बताए गए हैं। 36। ठीक है। और इनको हम मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहली और जो बड़ी वाली है वो है गेस्ट फैकल्टी की। ये असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड के पद हैं। ओके। और दूसरी श्रेणी है मुख्यालय के लिए कुछ और पद जो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, संविदा पर। अच्छा, तो गेस्ट फैकल्टी में कौन कौन से विषय हैं? क्या ज्यादातर पारंपरिक विषय ही हैं? हाँ, ज्यादातर तो पारंपरिक शास्त्र विषय ही हैं, जैसे साहित्य में है, व्याकरण है, वेद हैं। कई तरह के दर्शन हैं, जैसे द्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत, बौद्ध दर्शन भी है। फिर पुराण इतिहास है, ज्योतिष है, वेद, कर्म कांड, पौरोहित्य भी है। तो पारंपरिक विषयों में काफी पद हैं। काफी लंबी लिस्ट है ये तो। जी, लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली है, कुछ पदों पर ना स्टार लगा हुआ है। ये पद ITP के लिए हैं। ITP? हाँ। अच्छा, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। हाँ, वो जो 4 साल वाला नया कोर्स शुरू हुआ है। हाँ, वही। तो ये दिखाता है कि वो नई शिक्षा नीति वाले प्रोग्राम से भी जुड़ रहे हैं। ये तो अच्छी बात है, पर क्या सिर्फ शास्त्रीय विषय ही है गेस्ट फैकल्टी में या कुछ और भी? नहीं, यही बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। पारंपरिक विषयों के अलावा आधुनिक विषयों में भी पद निकाले हैं इन्होंने। अच्छा, जैसे राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस। ओके। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस भी। वाह, ये तो सच में गौर करने लायक है। एक संस्कृत यूनिवर्सिटी और उसमें राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर साइंस के गेस्ट फैकल्टी। अच्छा, और वो दूसरी श्रेणी कौन सी थी? हाँ, गेस्ट फैकल्टी के अलावा 4 और खास तरह के पद हैं, वो भी संविदा पर। एक है काउंसलर सह प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। काउंसलर यूनिवर्सिटी में। जी। दूसरा है अकादमिक सलाहकार यानी एकेडमिक कंसल्टेंट। तीसरा है लेखा अधिकारी, लेखा परीक्षा, अकाउंट्स ऑफिसर, ऑडिट। और चौथा है सहायक संपादक, असिस्टेंट एडिटर। अच्छा, तो ये तो बिल्कुल अलग तरह की भूमिकाएं हो गई, शिक्षण से हटकर एडमिनिस्ट्रेटिव और सपोर्ट रोल ज्यादा लग रही हैं। हाँ बिल्कुल, ये विश्वविद्यालय के जो प्रशासनिक और सहायक काम होते हैं उनसे जुड़े पद हैं। समझ गए। तो मतलब दायरा काफी बड़ा है अवसरों का, पारंपरिक शिक्षण से लेकर आधुनिक शिक्षण और फिर एडमिनिस्ट्रेशन तक। अच्छा, तो अब ये बताइए कि अगर कोई अप्लाई करना चाहे तो कैसे करे, प्रक्रिया क्या है? देखिए, चयन प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह से ऑनलाइन इंटरव्यू के जरिए होगी। सिर्फ ऑनलाइन इंटरव्यू, कोई रिटन टेस्ट वगैरह नहीं? नहीं, अधिसूचना में साफ लिखा है सिर्फ ऑनलाइन इंटरव्यू। और आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को CSU की वेबसाइट पर जाना होगा। वहां एक लिंक दिया है http://www.sanskrit.nic.in engagement 2025। उस पर जाकर ऑनलाइन प्रोफॉर्मा भरना है और जो भी जरूरी दस्तावेज हैं वो अपलोड करने हैं। और इसकी डेडलाइन क्या है, आखिरी तारीख? ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो लास्ट डेट है वो 3 सितंबर 2025 है। ओके, 3 सितंबर। और ये बहुत जरूरी है कि उम्मीदवार जो हैं वो इंटरव्यू का शेड्यूल और बाकी अपडेट्स के लिए नियमित तौर पर CSU की वेबसाइट www.sanskrit.nic.in चेक करते रहें। सारी जानकारी वहीं आएगी। आपने कहा कि इंटरव्यू ऑनलाइन होगा,
तो उसका लिंक कैसे मिलेगा उम्मीदवारों को? हाँ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो सकती। हाँ, ये एक जरूरी बात है। नोटिफिकेशन में ये साफ लिखा है कि इंटरव्यू का लिंक सिर्फ रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। सिर्फ ईमेल पर? उनको अपना ईमेल इनबॉक्स और स्पैम फोल्डर भी लगातार चेक करना होगा। अच्छा, स्पैम फोल्डर भी, हाँ ये जरूरी है। और एक बात और, अगर मान लीजिए किसी की तकनीकी समस्या हो गई, जैसे इंटरनेट नहीं चला या कोई और दिक्कत, और वो इंटरव्यू में शामिल नहीं हो पाया, तो विश्वविद्यालय इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। ओह, तो मतलब तैयारी पहले से रखनी होगी, बैकअप प्लान वगैरह। ये ऑनलाइन प्रक्रिया की एक चुनौती तो है ही। बिल्कुल, और कुछ सामान्य शर्तें भी हैं जो अक्सर ऐसी भर्तियों में होती हैं। जैसे विश्वविद्यालय के पास ये अधिकार है कि वो इन पदों को भरे या ना भरे, या पदों की संख्या जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा कर दे। और अगर कोई विवाद होता है तो कुलपति का फैसला ही फाइनल माना जाएगा। ये सब स्टैंडर्ड चीजें हैं। ठीक है, चलिए अब गेस्ट फैकल्टी के पदों पर थोड़ा और गहराई से बात करते हैं, खासकर उनकी योग्यताएं और सेवा शर्तें। पहले शास्त्र विषयों की योग्यता देख लेते हैं। जी, तो शास्त्र विषयों के लिए जो मूल जरूरत है वो ये कि उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में आचार्य या एमए संस्कृत या इसके बराबर की कोई डिग्री हो, और उसमें कम से कम 55% अंक हो। 55%, ठीक है। इसके साथ ही यूजीसी या CSIR वाली जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है, नेट, वो पास होना जरूरी है। नेट अनिवार्य है। अच्छा, आजकल पीएचडी वालों को कुछ छूट मिलती है नेट से, उसका क्या प्रावधान है यहाँ? हाँ है, नेट से छूट मिल सकती है अगर उम्मीदवार के पास पीएचडी डिग्री है जो यूजीसी के 2009 या 2016 के नियमों के तहत मिली हो। ओके। या फिर एक और स्थिति है, अगर किसी ने 11 जुलाई 2009 से पहले पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था तो उन्हें भी छूट मिल सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं वो? जैसे कि पीएचडी रेगुलर मोड में की हो, थीसिस का मूल्यांकन कम से कम 2 बाहरी परीक्षकों ने किया हो, ओपन वाइवा हुआ हो, और पीएचडी के काम से जुड़े 2 रिसर्च पेपर छापे हों जिनमें से कम 1 रेफरीड जर्नल में हो, और 2 पेपर कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में प्रस्तुत किए हों। काफी सारी शर्तें हैं ये तो, और इसका प्रमाण भी देना होगा। जी हैं, ये सारी शर्तें पूरी हुई हैं, इसका एक सर्टिफिकेट लेना होगा उसी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार या डीन अकादमिक मामलों से जहां से पीएचडी की है। ठीक है, क्या नेट से छूट का कोई और भी रास्ता है? एक और विकल्प है, अगर किसी के पास दुनिया की जो टॉप 500 रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटीज हैं उनमें से किसी से पीएचडी की डिग्री है तो उन्हें भी नेट की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, टॉप 500 फॉरेन यूनिवर्सिटी से पीएचडी। लेकिन शास्त्र विषयों के लिए एक और बहुत महत्वपूर्ण शर्त है। वो क्या? उम्मीदवार को संस्कृत माध्यम से पढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए। ये अनिवार्य है। अनिवार्य है। संस्कृत मीडियम में पढ़ाना ही होगा। जी, और हाँ, वो जो आईटीपी वाले पद थे ना, हाँ, उनके लिए बीएड या शिक्षा शास्त्र की डिग्री कम से कम 55% अंकों के साथ वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। अच्छा, प्रेफरेंस मिलेगा बीएड वालों को। ठीक है, तो संस्कृत माध्यम अनिवार्य होना, ये शास्त्र विषयों के लिए तो समझ आता है। अब बात करते हैं उन आधुनिक विषयों की, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर। क्या उनकी योग्यताएं कुछ अलग है? देखिए, जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो काफी मिलती जुलती है। मतलब संबंधित विषय में 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री। ओके। और वही नेट पास होना चाहिए, या फिर पीएचडी के आधार पर नेट से छूट के नियम लागू होंगे, वो चाहे यूजीसी रेगुलेशन वाले हों या टॉप 500 विदेशी यूनिवर्सिटी वाली पीएचडी हो। तो यहाँ तक तो सेम है? हाँ, यहाँ तक सेम है, लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर है। अच्छा, क्या अंतर है? ये तो जानना जरूरी है। अंतर यह है कि जहां शास्त्र विषयों के लिए संस्कृत माध्यम से पढ़ाना अनिवार्य था, हाँ, वहीं इन आधुनिक विषयों के लिए संस्कृत का ज्ञान सिर्फ वांछनीय यानी डिजायरेबल बताया गया है, अनिवार्य नहीं है। ओह, डिजायरेबल है, एसेंशियल नहीं। मतलब अगर किसी को राजनीति विज्ञान बहुत अच्छे से आता है पर संस्कृत नहीं आती तो भी वो अप्लाई कर सकता है। हाँ, बिल्कुल कर सकता है। अगर उसे संस्कृत आती है तो ये एक प्लस पॉइंट होगा, लेकिन इसके बिना भी उसे कंसिडर किया जाएगा अगर वो बाकी योग्यताएं पूरी करता है। ये तो वाकई बहुत महत्वपूर्ण बात है। मतलब विश्वविद्यालय शायद इन विषयों के लिए टैलेंट पूल को बड़ा रखना चाहता है। हाँ, ऐसा ही लगता है। ये एक तरह का प्रैक्टिकल कदम है शायद, ताकि इन विषयों के लिए अच्छे उम्मीदवार मिल सकें, भले ही उनकी संस्कृत की पृष्ठभूमि उतनी मजबूत ना हो। ये शायद दिखाता है कि यूनिवर्सिटी अपना दायरा थोड़ा बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ये एक दिलचस्प पहलू है। चलिए अब ये देखते हैं कि अगर कोई गेस्ट फैकल्टी चुन लिया जाता है तो सेवा शर्तें क्या होंगी, पैसे कितने मिलेंगे? हाँ, तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड के गेस्ट फैकल्टी होंगे उनके लिए हर महीने 50,000 रुपए का फिक्स्ड अमाउंट तय किया गया है।
50,000 प्रति माह, ठीक है। इसके बदले में उन्हें हर महीने कम से कम 50 लेक्चर या पीरियड लेने होंगे और साथ ही जो कैंपस के निदेशक या विभागाध्यक्ष जो भी दूसरे अकादमिक काम सौंपेंगे वो भी करने होंगे। 50 लेक्चर प्रति माह, अच्छा खासा काम है ये तो। क्या पार्ट टाइम का भी कोई ऑप्शन है? हाँ, एक पार्ट टाइम का विकल्प भी दिया है। उसमें हर हफ्ते कम से कम 14 लेक्चर लेने होंगे और उसके लिए रुपए 12,500 प्रति सप्ताह मिलेंगे। ओके। और ये नियुक्ति कितने समय के लिए होगी? क्या इसमें परमानेंट होने का कोई चांस है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है। ये नियुक्ति पूरी तरह से अस्थायी यानी टेम्परेरी है और एक निश्चित अवधि यानी फिक्स्ड पीरियड के लिए है, सिर्फ अकादमिक सत्र 2025-26 के अंत तक। सिर्फ एक सेशन के लिए? हाँ, जैसे ही सेशन खत्म होगा ये नियुक्ति अपने आप खत्म हो जाएगी। इसमें स्थायीकरण यानी कॉन्फर्मेशन या रेगुलराइजेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता और ना ही इसके आधार पर भविष्य में कोई दावा किया जा सकता है कि हमें रेगुलर करो या सीनियरिटी दो। तो इसका मतलब हुआ कि जो रेगुलर स्टाफ वाले फायदे होते हैं जैसे LTC, मेडिकल रीएम्बर्समेंट, पेंशन, ग्रेचुइटी, वो सब कुछ नहीं मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। अधिसूचना में साफ लिखा है कि ये पूरी तरह संविदा वाली नियुक्ति है, कोई भी रेगुलर बेनिफिट लागू नहीं होगा। और तो और विश्वविद्यालय बिना कोई कारण बताए किसी भी समय इस नियुक्ति को खत्म भी कर सकता है। अच्छा, मतलब सिक्योरिटी भी नहीं है ज्यादा? नहीं। और सेलेक्ट होने पर एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा। क्या इस दौरान वो कोई और नौकरी या काम कर सकते हैं या उनका ट्रांसफर भी हो सकता है? नहीं, दूसरा कोई असाइनमेंट या कोई और लाभकारी रोजगार यानी गेनफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते इस दौरान। और हाँ, ट्रांसफर वाली बात भी है। विश्वविद्यालय जरूरत पड़ने पर उन्हें अपने किसी भी कैंपस में भेज सकता है, चाहे उनकी शुरुआती पोस्टिंग कहीं और हुई हो। ओहो। और एक वचनबद्धता पत्र मतलब एक अंडरटेकिंग भी देनी होगी कि वो यूनिवर्सिटी के सारे नियम मानेंगे। अवकाश भी बहुत कम है, एक सेमेस्टर में सिर्फ 4 कैजुअल लीव मिलेंगी, वो भी प्रोराटा बेसिस पर। हाँ, अकादमिक काम के लिए 12 ड्यूटी लीव और मेडिकल ग्राउंड पर 8 स्पेशल कैजुअल लीव मिल सकती हैं साल में, बस। साफ है, ये बिल्कुल एक फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत सारी शर्तों के साथ, लचीलापन कम है। अच्छा, अब उन 4 दूसरे संविदा पदों पर आते हैं। पहला था काउंसलर सह प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। ये क्या भूमिका है और CSU जैसी जगह पर इसकी जरूरत क्यों पड़ सकती है? हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग रोल है। इसकी योग्यता में MBA HR मांगा है या फिर काउंसलिंग, मनोविज्ञान, शिक्षा, सामाजिक कार्य में मास्टर्स डिग्री, साथ में एकेडमिक सलाह या करियर काउंसलिंग में कोई सर्टिफिकेट कोर्स भी किया हो। और क्या जानना जरूरी है इस रोल के लिए? उन्हें MOOCs यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, LMS यानी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स, इंटर्नशिप, स्टार्टअप मेंटरशिप और जो सरकारी कौशल विकास योजनाएं हैं जैसे PMKVY और प्लेसमेंट एक्टिविटीज, इन सब की जानकारी होनी चाहिए। तो ये भूमिका सीधे सीधे छात्रों के करियर और उनके ओवरऑल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई लग रही है। लेकिन CSU जैसे पारंपरिक संस्थान में इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई होगी? आजकल हर जगह फोकस है इस पर। हाँ, बिल्कुल, शायद इसीलिए आज के समय में हर यूनिवर्सिटी, चाहे वो पारंपरिक हो या आधुनिक, ये समझ रही है कि छात्रों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देना है, उन्हें करियर के लिए तैयार करना है, मार्गदर्शन देना है, मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। सही बात है। इस पद के लिए वांछनीय योग्यताओं में कैंपस प्लेसमेंट कराने का अनुभव, एंटी रैगिंग जैसे प्रोग्राम्स का प्रचार करना और एक खास बात, अगर महिला काउंसलर हो तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी, शायद लड़कियों की विशेष समस्याओं को समझने के लिए। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। और मल्टीलिंगुअल होना, जिसे सरल संस्कृत भी समझ आती हो, यह भी वांछनीय है। कम से कम 2 साल का अनुभव चाहिए, खासकर हायर एजुकेशन में। सैलरी है 40,000 से 50,000 रुपए प्रति माह और उम्र 40 साल से कम होनी चाहिए। ठीक है। अगला पद था अकादमिक सलाहकार, एकेडमिक कंसल्टेंट। ये तो नाम से ही काफी सीनियर लग रहा है। हाँ, बिल्कुल। और इसकी योग्यताएं भी यही इशारा करती हैं। मास्टर डिग्री तो चाहिए ही, साथ में कम से कम 10 साल का अनुभव। किसमें? अकादमिक परामर्श में या प्रशासन में या फिर शिक्षण में। और यह अनुभव कम से कम भारत सरकार या राज्य सरकार में अंडर सेक्रेटरी के लेवल का हो या फिर किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रैंक का। ओ, 10 साल का अनुभव, वो भी इतने सीनियर लेवल पे। तो इनके काम क्या होंगे? ये यूनिवर्सिटी के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों है? इनका मुख्य काम होगा अकादमिक मामलों से जुड़े जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे स्टैट्यूट यानी कानून, ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश, नीतियां वगैरह, उनको बनाना, उनकी समीक्षा करना। अच्छा, पॉलिसी मेकिंग लेवल का काम। जी। इसके अलावा MOUs की जांच में मदद करना,
जो एक्रीडेशन यानी मान्यता की प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे नैक वगैरह, उनमें सहायता करना, डेटा मेंटेन करना और यूनिवर्सिटी के भविष्य के विकास के लिए योजना बनाने में मदद करना। काफी बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, वांछनीय योग्यताओं में अकादमिक रिसर्च का अनुभव, पब्लिकेशंस और लीगल ड्राफ्टिंग का अनुभव भी शामिल है। तो साफ है कि ये भूमिका यूनिवर्सिटी की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और गवर्नेंस के लिए बहुत जरूरी है। इनकी सैलरी भी ज्यादा है, 60,000 से 75,000 रुपए प्रति माह और उम्र 65 साल से कम होनी चाहिए। समझ गई। तीसरा पद था वित्तीय प्रबंधन से जुड़ा लेखा अधिकारी, लेखा परीक्षा या अकाउंट्स ऑफिसर, ऑडिट। जी, इसके लिए एमकॉम या सीए या एमबीए फाइनेंस या कॉस्ट अकाउंटेंट या इसी के बराबर कोई डिग्री चाहिए और साथ में ऑडिटिंग में कम से कम 15 साल का अनुभव। 15 साल, काफी ज्यादा अनुभव मांगा है। हाँ, और यह एक दिलचस्प बात है, इसमें लिखा है कि जो लोग केंद्र या राज्य सरकार या किसी ऑटोनॉमस बॉडी, पीएसयू या शिक्षण संस्थान से रिटायर हुए हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जा सकती है अगर उनके पास जरूरी अनुभव और योग्यता है। अच्छा, रिटायर्ड लोगों के लिए भी अवसर है। इनके लिए क्या स्किल जरूरी हैं और वो GMGFR का जिक्र क्यों महत्वपूर्ण है? हाँ, स्किल्स में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की गहरी समझ, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का ज्ञान और आपने सही पॉइंट पकड़ा, GEM यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस और GFR यानी जनरल फाइनेंशियल रूल्स की पक्की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो ये सरकारी नियमों के पालन पर जोर देता है? बिल्कुल, इसका जिक्र यही दिखाता है कि यूनिवर्सिटी सरकारी खरीद और वित्तीय नियमों का सख्ती से पालन करना चाहती है और सुनिश्चित करना चाहती है। इनका काम होगा इंटरनल ऑडिट करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करना, नियमों का पालन हो रहा है या नहीं ये देखना, फाइनेंशियल रिस्क का आकलन करना, बाहरी ऑडिटरों के साथ कोऑर्डिनेट करना और बजट बनाने में मदद करना। सैलरी है 50,000 से 60,000 रुपए प्रति माह और उम्र 65 साल से कम। ठीक है, और अब आते हैं आखिरी संविदा पद पर, सहायक संपादक यानी असिस्टेंट एडिटर। एक संस्कृत विश्वविद्यालय में इनकी क्या भूमिका होगी? प्रकाशन से जुड़ा काम। हाँ बिल्कुल, देखिए अकादमिक दुनिया में, खासकर ऐसे विश्वविद्यालय में जो संस्कृत जैसे विशेष क्षेत्र पर केंद्रित है, वहाँ अच्छी क्वालिटी के प्रकाशन जैसे जर्नल्स, किताबें, रिपोर्ट वगैरह बहुत मायने रखते हैं। सहायक संपादक की भूमिका इसी से जुड़ी है। अच्छा, तो योग्यता क्या चाहिए इसके लिए? योग्यता है संस्कृत या उससे जुड़े किसी क्षेत्र में MA या आचार्य की डिग्री और साथ में एडिटिंग या प्रूफ रीडिंग का पहले का अनुभव होना चाहिए। अगर PhD या विद्या वारिधि, जो PhD के बराबर ही मानी जाती है तो वो वांछनीय है, मतलब उसे प्राथमिकता मिलेगी। और स्किल्स, एक अच्छे एडिटर में क्या गुण होने चाहिए यहाँ? सबसे जरूरी है भाषा पर पकड़। संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी तीनों में व्याकरण, स्टाइल वगैरह की अच्छी समझ। फिर बारीकियों पर ध्यान देने की क्षमता, डिटेल ओरिएंटेड होना। जो अलग अलग स्टाइल गाइड होती हैं, जैसे APA, MLA, शिकागो वगैरह, उनका ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग, ताकि वो कंटेंट की क्वालिटी और स्पष्टता का आकलन कर सकें। रिसर्च स्किल्स भी चाहिए ताकि फैक्ट्स वगैरह चेक कर सकें। और हाँ, कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान, खासकर जो पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे InDesign, LaTeX या कम से कम MS ऑफिस तो आना ही चाहिए। काफी स्पेसिफिक स्किल्स हैं। सैलरी कितनी है इनकी? इनकी सैलरी है रुपए 50,000 प्रति माह और उम्र 60 साल से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थी सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की इस अधिसूचना की पूरी जानकारी। गेस्ट फैकल्टी के लिए शास्त्र और आधुनिक दोनों विषयों में मौके हैं और साथ ही ये 4 काफी विशिष्ट किस्म के प्रशासनिक और सहायक भूमिकाएं भी हैं। कुल मिलाकर ये एक काफी व्यापक भर्ती प्रक्रिया लग रही है। हाँ बिल्कुल, ये अफसरों का एक मिला जुला पिटारा है, जैसा हमने शुरू में कहा था। उम्मीदवारों के लिए जो मुख्य बातें याद रखने की हैं वो है, चयन प्रक्रिया सिर्फ ऑनलाइन इंटरव्यू से होगी। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 3 सितंबर 2025 है और सारी जानकारी और अपडेट्स के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट और अपना ईमेल लगातार चेक करते रहना बहुत जरूरी है। खासकर वो ईमेल वाला पॉइंट। हाँ, वो तो है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम देखें, एक तरफ पारंपरिक विषयों पर इतना जोर, संस्कृत माध्यम अनिवार्य करना, दूसरी तरफ आधुनिक विषयों को शामिल करना, फिर काउंसलर, अकादमिक सलाहकार, ऑडिट ऑफिसर जैसी भूमिकाएं लाना, ये सब क्या बताता है? CSU जैसा एक विशिष्ट संस्थान क्या करने की कोशिश कर रहा है इन भर्तियों के जरिए? ये वाकई एक सोचने वाली बात है, जैसा आपने कहा। देखिए, एक तरफ तो साफ दिखता है कि वो अपनी जड़ें यानी
पारंपरिक शास्त्र और संस्कृत माध्यम उसे मजबूत रखना चाहते हैं। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ वो शायद ये भी महसूस कर रहे हैं कि आज के जमाने में सिर्फ उतने से काम नहीं चलेगा। इसलिए आधुनिक विषयों को जगह देना, छात्रों की जो आज की ज़रूरतें हैं जैसे करियर काउंसलिंग, प्लेसमेंट सपोर्ट, मेंटल वेलनेस, उस पर ध्यान देना काउंसलर के पद से ये झलकता है। और साथ ही यूनिवर्सिटी का जो मैनेजमेंट है, उसका प्रशासन और वित्तीय व्यवस्था, उसको और प्रोफेशनल और मजबूत बनाना, ये अकादमिक सलाहकार और लेखा अधिकारी जैसे पदों से पता चलता है। तो एक तरह से परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश। हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है। ये शायद दिखाता है कि CSU जैसा विशेष पारंपरिक संस्थान भी आज की जो अकादमिक और प्रशासनिक चुनौतियां और ज़रूरतें हैं, उनके साथ कदम से कदम मिलाने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ये संतुलन कैसे सधेगा, भविष्य में ये प्रयास किस दिशा में जाएगा, अपनी मूल पहचान को बनाए रखते हुए इन नई ज़रूरतों को पूरा करने का ये रास्ता कितना सफल होगा। ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर आगे भी नज़र रखनी होगी। बिल्कुल, ये सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु है।